तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसका नाम है लॉन्गयू कॉन्टिनेंट। यहाँ के लोग मार्शल आर्ट में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन असली पावर का सफर आसान नहीं। मिन लुन रियल्म, ची रियल्म, लिंगू रियल्म और प्रोफाउंड मार्शल रियल्म, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो मंजिल है जिन्हें पार करके ही एक डिसाइपल, एक सच्चा, एक पावरफुल वॉरियर बनता है। और इन लाखों की वॉरियर्स में से सिर्फ एक ही उस कॉन्टिनेंट की बुलंदियों पर कदम रख सकता है। और हमारी नजर पड़ती है एक शहंशाह पर, एम्परर जी हुई। लेकिन ये क्या, वो तो बुरी तरह से जख्मी है, अपनों के दिए हुए जख्मों से टूटा हुआ। दर्द और गुस्से से भरी हुई आवाज में वो अपने ही शागिर्दों से कहता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। और तभी फ्रेम में आते हैं 3 मास्टर, उसके अपने चेले। उनमें से गोलू मोलू मास्टर बड़े ही ताने से कहता है, जमाना बदल चुका है मास्टर, आपका वक्त खत्म, अब आपको अपनी एम्परर की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर एम्परर जी हुई का हंसना वो हंसी नहीं, एक तूफान के आने से पहले की खामोशी है वो। एम्परर जी हुई हंसते हुए कहते हैं, मैं रीइंकार्नेशन एम्परर, मैंने कभी सोचा नहीं था, पूरी जिंदगी सब पर राज किया और धोखा भी खाया तो तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों से। बस इतना बोलना ही था कि मास्टर यून आग बबूला हो गए। उसने अपनी सेकंड डाउ सोल स्टीलिंग फॉर्मेशन बनाकर एम्परर पर हमला कर दिया। लेकिन एम्परर तो एम्परर होता है, एक झटके में अपने शील्ड से उस हमले को ऐसे रोकता है जैसे मच्छर मार रहा हो। अपने साथी का वार खाली जाता देख दूसरे मास्टर मोकुई डीमन ड्रैगन को समन कर लेता है और सीधा भेज देता है एम्परर की तरफ। लेकिन एम्परर जी हुई डरता नहीं, वो अपनी फॉर्मेशन को और पावर देकर 4 सिंपल फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन से अनगिनत तलवारें निकलती है। उस तलवारों के सैलाब को अपनी तरफ आते देखकर गोलू मोलू मास्टर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं और उस अटैक को नष्ट कर देते हैं। फिर वो मिलकर एम्परर को एक जाल में फंसा लेते हैं। एक मास्टर आगे बढ़कर कहता है, मास्टर बहुत हुआ, हमें रीइंकार्नेशन फॉर्मूला दे दो, हमारे पुराने रिश्ते के खातिर हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। एम्परर जी हुई कहता है, ऐसा सोचना भी मत। ये सुनकर गोलू मोलू मास्टर मुस्कुराता है और कहता है, जब मास्टर प्यार से नहीं मान रहे तो हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। वो अपनी जेब से एक स्पिरिचुअल पिल निकालता है, उसे देखते ही एम्परर की आंखों में गुस्सा आ जाता है। एम्परर जी हुई कहते हैं, ब्रेन मैरो पिल, इससे मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, ख्वाब में भी मत सोचना। ये कहते ही एम्परर जी हुई की बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि सब कांप जाते हैं। गोलू मोलू मास्टर चीखता है और कहता है, अरे नहीं, ये तो हम सबको अपने साथ ले जाना चाहता है, रुको, इसे रोको। चारों मास्टर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका होता है और एम्परर जी हुई की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है आज के वक्त में। यहाँ हम मिलते हैं एक ऐसे लड़के से जिसकी किस्मत गर्दिश में है। कुछ गुंडे उसकी धुलाई करके उसका हाल बेहाल कर देते हैं और तभी स्टोरी में एंट्री होती है कहानी के विलन की, यंग मास्टर लाओ हुई। लाओ हुई एरोगेंटली कहता है, जिंग यून सियाओ, तू तो मिन लुन रियल्म का पहले लेवल का कचरा है और तेरे दादाजी तुझे हीरा समझते हैं। हाँ? बेचारा जिंग यून सियाओ उठने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जिंग यून सियाओ अपने कमजोरी हालत में बोलता है, ये हमारे जिंग परिवार का मामला है, तुम इससे दूर रहो। जिंग यून सियाओ गुस्से में अपना मुक्का उठाता है, पर लाओ हुई उसके हाथ को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लाओ हुई हंसते हुए कहता है, दूर रहूं? सुनो रे सब, अगर ये जिंग परिवार यहाँ नहीं टपकता तो ये होंगवे टाउन कब का हमारे लुओ परिवार का हो गया होता। जिंग यून सियाओ कहता है, तुम लोग कमजोरों को सताते हो। लाओ हुई कहता है, जो भी कहना है कह ले, आज के बाद से होंगे टाउन पर सिर्फ लुओ परिवार का राज होगा। लुओ हुई और उसके गुंडे जिंग यून सियाओ को अधमरा करके छोड़ देते हैं। जब जिंग यून सियाओ बेहोश पड़ा था तब उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, एक जानी पहचानी सी आवाज, पावरफुल आवाज। एम्परर जी हुई की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि जिंग यून सियाओ जागो, उठो, जिंग यून सियाओ। जिंग यून सियाओ धीरे से आंखें खोलता है और हैरानी से कहता है, मैं यहाँ कैसे? मैं तो मर चुका था ना। उसके दिमाग में एम्परर जी हुई की आखिरी लड़ाई के मंजर घूम रहे थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक व्हील चेयर पर बैठी लेडी उसके पास आती है। वो आंटी जी कहती है, जिंग यून सियाओ तू उठ गया, ठीक है तू? जिंग यून सियाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, ग्रैंडफादर कहाँ है? तो वो आंटी जी कहती है, तू तो अपने ग्रैंडफादर के गुस्से को जानता ही है, जब से लुओ हुई ने तुझे मारा है वो अकेले ही लुओ फैमिली से हिसाब लेने गए हैं। वो आंटी जी उसे बताती है कि कैसे लुओ फैमिली पहले गुंडागर्दी करती थी और जिंग फैमिली के आने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा था, पर अब उन्होंने हद पार कर दी है। जिंग यून सियाओ कहता है, लुओ परिवार ग्रैंडफादर के
गुस्से से वाकिफ हैं। फिर भी उन्होंने ये हिम्मत की, इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। जिंग यून सियाओ को लाओ हुई की बात याद आती है। आज से होंगवे टाउन सिर्फ हमारा होगा। उसका दिमाग तेजी से चलता है। जिंग यून सियाओ जल्दबाजी में कहता है, आंटी यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, सबको बोलो कि जिंग मेंशन खाली कर दें। लुओ परिवार का असली निशाना हम हैं। आंटी कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाहर से चीखने की आवाज आने लगती है। जिंग यून सियाओ कहता है, उन्होंने ग्रैंडफादर को वहाँ फंसा दिया है ताकि वो यहाँ हम पर हमला कर सकें। आंटी बाहर जाकर देखती हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लुओ परिवार ने हमला कर दिया था। उनके सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। सामने लाओ हुई खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। लाओ हुई कहता है, पहले तुम सबको खत्म करूंगा, फिर उस बुढ़े जिंग यू फेंग की बारी आएगी। जख्मी हालत में जिंग यून सियाओ बाहर निकलता है। उसे जिंदा देखकर लाओ हुई चौंक जाता है। लाओ हुई कहता है, तू जिंग परिवार का कचरा, लगता है पिछली बार हाथ हल्का रह गया था, इस बार नहीं बचेगा तू। लाओ हुई अपने चाबुक से जिंग यून सियाओ पर वार करता है, लेकिन उसकी आंटी बीच में आ जाती है और जख्मी हो जाती है। ये देखकर जिंग यून सियाओ की आंखों में खून उतर आता है। जिंग यून सियाओ चिल्लाते हुए कहता है, मेरी आंटी को हाथ मत लगाना। अचानक जिंग यून सियाओ के दिमाग में एम्परर जी हुई की यादें तूफान की तरह आने लगती है। उसका सिर फटने लगता है। उसकी बॉडी से एक अजीब सा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। लाओ हुई इस सबसे अनजान एक और वार करने के लिए अपना चाबुक उठाता है। लाओ हुई कहता है, मरना चाहता है ना, ले तेरी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ आज। वो पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिंग यून सियाओ, वही कचरा समझा जाने वाला लड़का, उस तेज चाबुक को अपने एक हाथ से रोक लेता है और अगले ही पल पुम, एक ही मुक्के में लाओ हुई का थोबड़ा बिगाड़ देता है, उसे धूल चटा देता है। और इसी एक्शन पैक्ट मूड के साथ और इसी एक्शन पैक्ट मोड पर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड जहां खत्म हुआ था, कहानी ठीक वहीं से आग पकड़ती है। जिंग यून सियाओ के एक ही पंच ने लाओ हुई को धूल चटा दी थी। लाओ हुई की तो हालत पतली हो जाती है। डर के मारे उसका चाबुक उसके हाथ से छूट जाता है। वो हैरान होकर सोचता है, इसके पास ऐसी पावर कहां से आई? इसने मुझे पीछे ढकेल दिया। लेकिन जिंग यून सियाओ उस पर ध्यान नहीं देता। वो सीधा अपने जख्मी जूनियर ब्रदर ए जुई के पास जाता है। उसके जख्मों को देखकर जिंग यून सियाओ की आंखों में गुस्सा दहक उठता है। जिंग यून सियाओ कहता है, तुम साइड में आराम करो, इन सबको मैं देख लूंगा। जिंग यून सियाओ उन हमलावरों से कहता है, आज मैं जिंग यून सियाओ तुम सबको जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर सारे सैनिक बेवकूफ उस पर हंसने लगते हैं। लाओ हुई भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मिन लून रेल्म का फर्स्ट लेवल का कचरा इतना उछल रहा है। उतने में ही लाओ हुई का एक चमचा आगे आकर बोलता है, हमारा यंग मास्टर लेवल 7 का जीनियस है। और लाओ हुई बिना सोचे समझे जिंग यून सियाओ पर एक पावरफुल पंच से अटैक कर देता है। लेकिन जिंग यून सियाओ उस पंच को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई फूल पकड़ रहा हो और अगले ही पल एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। उसकी हालत इतनी टाइट हो चुकी थी, उसके साथी को आकर उसे संभालना पड़ता है। घायल लाओ हुई अपने चाचा पर चीखता है, अंकल आओ, इसे मारो, इसका काम तमाम कर दो। अंकल आओ गुस्से में आगे आते हुए कहता है, मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तूने अपनी मौत को दावत दी है। मास्टर आओ अपनी मीटियोर ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट करके जिंग यून सियाओ पर हमला करता है। लेकिन जिंग यून सियाओ भी कम नहीं, वो अपनी शॉर्ट फिंगर टेक्निक से उसके हर वार को ऐसे डॉज करता है जैसे हवा से बात कर रहा हो। दोनों के बीच एक ऐसी आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है जिसे देखकर मजा आ गया। जिंग यून सियाओ सिर्फ अपनी उंगली से मास्टर आओ के तलवार को रोक लेता है और उसे लात मारकर पीछे ढकेल देता है। मास्टर आओ को लगता है कि उसकी आंखों ने सस्ता नशा किया है, इसलिए उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता। मास्टर आओ कहता है, ये नामुमकिन है। वो अपनी पूरी ताकत से और स्पीड के साथ जिंग यून सियाओ की तरफ बढ़ता है जैसे अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन इससे पहले कि किसी की पलकें भी झपके, जिंग यून सियाओ की शॉर्ट फिंगर पॉइंट से एक ऐसी रोशनी निकलती है कि मास्टर आओ वहीं ढेर हो जाता है, जिंदा लाश। जिंग यून सियाओ कहता है, मैंने इसकी कल्टीवेशन पावर तबाह कर दी है, ये मर चुका है, अब तेरा क्या होगा कालिया। ये देखकर लाओ हुई की तो फटके हाथ में आ जाती है। वो अपने साथी के पीछे छुपते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। लाओ हुई गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे जाने दो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। जिंग यून सियाओ कहता है, जाने दूं? जब तुम मेरी आंटी और मेरे भाइयों को मार रहे थे तब तुमने उन्हें जाने दिया था क्या? डरते हुए लाओ हुई अपने बचे हुए साथियों को ऑर्डर देता है,
इसे खत्म कर दो। लेकिन जिंग यूनसेओ एक ही हमले में तीनों को धूल चटा देता है। एक हीरो की तरह जिंग यूनसेओ आगे बढ़ रहा था और लाओ हुई जमीन पर गिरकर माफी मांग रहा था। लाओ हुई कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो। लेकिन जिंग यूनसेओ उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। लाओ हुई का दांत टूट जाता है और मुंह से खून आने लगता है। जिंग यूनसेओ कहता है, बताओ तुम्हारे लुओ परिवार ने किस मास्टर को बुलाया है जो मेरे ग्रैंडफादर से पंगे लेने की हिम्मत कर रहे हो। लाओ हुई कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन है। जिंग यूनसेओ उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। लाओ हुई डरते हुए कहता है, यंग मास्टर जिंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपने फादर से सुना था कि एक फॉर्मेशन मास्टर है। इतना सुनते ही जिंग यूनसेओ लाओ हुई को कान से पकड़कर घसीटते हुए अपने आंटी के पास ले जाते हुए कहता है, मैं जाकर ग्रैंडफादर को लेकर आता हूँ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। आंटी कहती है, तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। यहाँ ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ लुओ मैंसन में तूफान आया हुआ था। ग्रैंडफादर जिंग यूफेंग अकेले ही लुओ फैमिली के सैनिकों पर कहर बरसा रहे थे। जिंग यूफेंग शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन पर हाथ उठाने की? मैं यहाँ सबका हिसाब बराबर करने आया हूँ। तभी एंट्री होती है लुओ फैमिली के हेड लुओ बा की। लुओ बा कहता है, जिंग यूफेंग, आज तूने मेरे लुओ परिवार के दरवाजे पर कदम रखा है, जिंदा वापस जाने का सोचना भी मत। उसके एक ऑर्डर पर सारे सैनिक एक साथ जिंग यूफेंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन मास्टर जिंग सबको धो डालते हैं। ये देखकर लुओ बा कहता है, तो इसे स्वान क्लास की मार्शल आर्ट्स भी आती है, तुझे क्या लगा मैंने तुझे यहाँ ऐसे ही बुलाया है? मेरे पास बैकअप प्लान नहीं होगा? और तभी पीछे से एक नया खतरनाक चेहरा सामने आता है। लुओ बा उससे कहता है, आपकी पिछली शर्त हमें मंजूर है, बस अब हमारी मदद कीजिए। मिस्टीरियस मास्टर हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, लुओ बा, अगर तुमने पहले ही हाँ कर दी होती तो तुम्हारे इतने सारे सैनिक बेकार में बलि का बकरा ना बनते। जिंग यूफेंग कहता है, आखिर तुम हो कौन और लुओ फैमिली की मदद क्यों कर रहे हो? वो मिस्टीरियस मास्टर कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे मैं हूँ फॉर्मेशन मास्टर कू। और पलक झपकते ही फॉर्मेशन मास्टर खड़े खड़े एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। ये देखकर यूफेंग चौंक जाता है। मास्टर कू उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यूफेंग पर शॉर्ट रेंज स्पिरिट फॉर्मेशन से हमला कर देता है। बेचारे यूफेंग उसके जाल में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तभी एक सैनिक भागते हुए लुओ बा के पास आता है और कहता है, यंग मास्टर। लेकिन लुओ बा उसकी बात सुने बिना यूफेंग पर हंसने लगता है। लुओ बा ताना मारते हुए कहता है, अरे मैं तो बताना भूल ही गया, जैसे ही तुमने जिंग फैमिली से कदम बाहर रखा मैंने अपने सैनिकों को वहाँ भेज दिया तुम्हारे परिवार को जड़ से खत्म करने के लिए। अगर तुम यहाँ से हिले तो वो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर यूफेंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो मजबूर थे। सैनिक बार बार यंग मास्टर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर लुओ बा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। लुओ बा हंस रहा था, यूफेंग गुस्से में थे। उन्हें लगा खेल खत्म, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली हीरो की एंट्री तो अभी बाकी थी। और तभी धमाका, दरवाजा तोड़कर एंट्री होती है अपने हीरो जिंग यूनसेओ की, और उसके हाथ में गले से पकड़ा हुआ घसीटता हुआ लाओ हुई। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिंग यूनसेओ लुओ बा की तरफ देखकर कहता है, हद से ज्यादा जल्दी खुश होना बहुत बुरी बात है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, विलेंस लोग तो हद से ज्यादा पहले ही खुश हो जाते हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है। और इसी धमाकेदार मोड़ पर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। क्या पिछले एपिसोड में हीरो की एंट्री तो हो गई थी, अब देखते हैं उसके आगे का धमाका। जिंग यूनसेओ लाओ हुई को कान से पकड़कर मैदान जंग में खड़ा था। ये देखकर लुओ बा की हवा टाइट हो जाती है और वो मास्टर गू से कहता है, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन उस फॉर्मेशन को नहीं हटाता जिसमें ग्रैंडफादर फंसे थे। लुओ बा धमकी देते हुए कहता है, जिंग यूनसेओ, अगर तुम अपने ग्रैंडफादर को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो। लाओ हुई की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने बाप को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग यूनसेओ उसके पीठ पर पैर रखकर उसे दबा देता है। जिंग यूनसेओ अपने दद्दू से कहता है, आप मेरी फिक्र मत करें। लुओ बा कहता है, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम दोनों को सही सलामत जाने दूंगा। और तभी एक सैनिक सोचता है, क्यों ना पीछे से हमला करके हीरो बन जाऊं। वो तलवार से हमला करता है, लेकिन ग्रैंडफादर चीखते हैं कि जिंग यूनसेओ सावधान। जिंग यूनसेओ पलक झपकते ही घूमता है और उस सैनिक को एक ऐसी लात मारता है कि वो दूर जा गिरता है। ये स्पीड देखकर ग्रैंडफादर यूफेंग भी सोच में पड़ जाते हैं।
इसने इतनी तेज मूव टेक्निक कब सीखी? जिंग यूनसेओ लुओबा से कहता है तो तुम अपनी जुबान के पक्के नहीं हो। ये कहकर वो लाओ हुई को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये देखकर लुओबा आग बबूला हो जाता है। लुओबा गुस्से से कहता है, जिंग यूनसेओ, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जिंग यूनसेओ हंसते हुए कहता है, सिर्फ तुम में इतना दम है? तुम तो यहाँ इस बेकार से फॉर्मेशन मास्टर के भरोसे खड़े हो। बेकार लफ्ज सुनते ही फॉर्मेशन मास्टर गो का पारा चढ़ जाता है। मास्टर गो गुस्से से कहते हैं, तूने मुझे बेकार कहा? अबे लड़के, तुझे मरने की बहुत जल्दी है। वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन हमारा हीरो तो प्रो लेवल प्लेयर निकला। उसने अपने इमेजिनरी ग्लासेस नीचे किए और एक ही नजर में पूरी फॉर्मेशन का एक्सरे कर लिया। जिंग यूनसेओ ठंडे तरीके से कहता है, ये तो स्पिरिट फॉर्मेशन है। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस लेवल की फॉर्मेशन को शुरू करने के लिए फॉर्मेशन पिलर्स की जरूरत पड़ती है। और सच में जमीन से फॉर्मेशन के पिलर्स ऊपर आने लगते हैं। जिंग यूनसेओ सोचता है, इतनी कमाल की फॉर्मेशन को बर्बाद करने का अफसोस तो होगा, क्यों ना इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। उधर मास्टर गू अपनी सॉर्ड रेन फॉर्मेशन को क्रिएट करके लुओबा से कहते हैं, जाओ और इसकी जान ले लो। लुओबा तलवारों की बारिश के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे हीरो ने भी हाथों में मेहंदी नहीं लगाई थी। वो भी अपनी रेन स्पिरिट फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और अनगिनत तलवारों से पूरे सीन को ही फ्रीज कर देता है। ये देखकर लुओबा अचानक ब्रेक मारता है, पर जिंग यूनसेओ रुकता नहीं। वो अपनी तलवारों से हमला कर देता है। पहले 2 अटैक से लुओबा बच जाता है, लेकिन तीसरा अटैक सीधा उसके सीने में जा लगता है। लुओबा डरते हुए कहता है, मास्टर गू, ये सब क्या हो रहा है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे लड़के को, मारो इस लड़के को। मास्टर गू हैरानी से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसने मेरी फॉर्मेशन को कैसे खत्म कर लिया? मास्टर गू दूसरी फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर फेल। उसकी कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही। और तभी जिंग यूनसेओ उस फॉर्मेशन का कोर, उसके पिलर्स को ही जमीन से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर मास्टर गू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिंग यूनसेओ अपने दद्दू से कहता है, अब आप आजाद हैं। ग्रैंड मास्टर यूफेंग मौका देखते ही मास्टर गू पर हमला कर देते हैं। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जिंग यूनसेओ मास्टर गू से कहता है, तेरा फॉर्मेशन पिलर अब मेरे कब्जे में है, चुपचाप हार मान ले। लेकिन मास्टर गू हंसने लगता है, हा 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 हा। वो ब्लड सैक्रिफाइस करके एक नई खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। उसकी बॉडी से लाल रंग का ऑरा निकलने लगता है। मास्टर गू कहता है, मेरी फ्लेम स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ कर दिखा। जिंग यूनसेओ कहता है, जिद्दी कहीं के, तू नहीं सुधरेगा, अब देख मैं क्या करता हूँ। और फिर क्या था, जिंग यूनसेओ उसकी फॉर्मेशन को तोड़कर उसी के फॉर्मेशन से उसी को हमला कर देता है और उसका काम तमाम कर देता है। उधर मास्टर वूफेंग अपनी तलवार लुओबा की गर्दन पर रख देते हैं, लेकिन लुओबा डरता नहीं, उल्टा हंसने लगता है, हा 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 हा। तुम लोग अब गए काम से। मास्टर गू ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के फॉर्मेशन मास्टर थे। अगर वो मरे तो तुम लोग ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के हमले के लिए तैयार रहना। वो तुम्हारे पूरे जिंग फैमिली का सफाया कर देंगे। ये कहना ही था कि यूफेंग ने उसका ही चैप्टर क्लोज कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। ग्रैंडफादर जिंग यूनसेओ को बताते हैं कि ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस डाकुओं का एक बहुत बड़ा अड्डा है। वो उससे उसकी नई शक्तियों के बारे में पूछते हैं, तुमने ये फॉर्मेशन आर्ट कब सीखा? लेकिन इससे पहले जिंग यूनसेओ कुछ कह पाता, वो बेहोश होकर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिंग यूनसेओ के रूम में। डॉक्टर बताता है कि उससे कोई खतरा नहीं, बस नई पावर्स की वजह से वो बेहोश हो गया। आंटी और ग्रैंडफादर उसकी अजीब शक्तियों और ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस का चीफ मार्शल रेल्म के 6th लेवल का मास्टर है। जिंग फैमिली उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ग्रैंडफादर कहते हैं 3 से 5 दिनों के अंदर वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। जिंग यान, तुम फैमिली के जूनियर्स को लेकर आज रात ही यहाँ से निकल जाओ। जिंग यान कहता है, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे क्या? ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं नहीं आ सकता। अगर हम सब साथ में निकले तो पकड़े जाएंगे। हम बड़े यहाँ रहकर उन्हें रोकेंगे। मेरी ये बुढ़ी हड्डियाँ अगर मेरे खानदान के लिए कुछ कर सके तो मेरी जिंदगी बेकार नहीं जाएगी। जिंग यूनसेओ का टैलेंट कमाल का है, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। और इस इमोशनल सीन के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक खूबसूरत नई जगह से। दोस्तों, आज से हम जिंग यूनसेओ को सिर्फ यूनसेओ ही बुलाएंगे। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यूनसेओ को होश आता है, उसके सामने उसका भाई एजू खड़ा था। एजू कहता है, भाई यूनसेओ, आखिरकार तुझे होश आ ही गया। यूनसेओ कहता है, हम है कहाँ? एजू कहता है, ये रेड लिप टाउन के पीछे 10,000 डीमन माउंटेन है। कल रात माँ ने सभी यंग डिसाइपल्स को यहाँ भेज दिया। एजू यूनसेओ को एक बोतल देता है जिसमें
जिसमें 10 पे युवान पिल्स थी। ये ग्रैंडफादर ने आपके लिए छोड़ी है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुनते ही यूनसाओ को सब कुछ समझ आ जाता है कि बड़े लोग कुर्बानी देने के लिए पीछे ही रुक गए हैं। वो गुस्से और दुख में वापस भागने लगता है, लेकिन उसकी आंटी उसे रोक लेती है। यूनसाओ दुख भरी आवाज में कहता है, आप लोग ग्रैंडफादर की कुर्बानी देकर अकेले जीना चाहते हैं? आंटी जिंग यान कहती है, यूनसाओ तुम जिंग फैमिली की आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम इस बेइज्जती को सह नहीं सकते तो जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनो और उसका बदला लो। ये बात यूनसाओ के दिल में लग जाती है और वो वहीं प्रैक्टिस करने लग जाता है। पूरी रात जब सब सो रहे थे, यूनसाओ का जुनून जाग रहा था और सुबह तक वो 10 की 10 पिल्स खाकर 9th लेवल ऑफ पल्स कंडेंसेशन रियल्म तक ब्रेक थ्रू कर लेता है। यूनसाओ खुद से कहता है कि मेरी यादों में जो टेक्निक्स हैं उसके साथ मैं नॉर्मल मास्टर्स को संभाल सकता हूँ, लेकिन ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के लिए ये काफी नहीं होगा। इतने कम टाइम में मैं अपनी ताकत कैसे बढ़ाऊं? तभी उसे याद आती है बीस्ट कंट्रोल टेक्निक। वो चुपके से गुफा से बाहर निकल जाता है। जंगल में वो एक जहरीले सांप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला। यूनसाओ को उसे मजबूरन मारना पड़ता है। फिर उसे एक 5th रैंक की डिमोनिक बीस्ट दिखती है। यूनसाओ कहता है, इसे काबू करना तो नामुमकिन है, भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। जैसे ही वो जाने लगता है, आसमान से एक फ्लाइंग स्वॉर्ड आती है और उस डिमोनिक बीस्ट से लड़ने लगता है। दोनों के बीच एक हेवनली स्पिरिट अर्थ फ्रूट के लिए घमासान युद्ध छिड़ जाती है। यूनसाओ कहता है, अगर मैंने ये फ्रूट हासिल कर लिया तो मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमारा हीरो तो मौके पे छक्का मारने में एक्सपर्ट तो है ही। जैसे ही वो बीस्ट उस स्वॉर्ड को तोड़ने ही वाला ही था, यूनसाओ बीस्ट पर हमला करके उस स्वॉर्ड को बचा लेता है और अगले ही पल बूम, एक ही मुक्के में उस पावरफुल बीस्ट को ढेर कर देता है। भाई अपने हीरो के लिए सब कुछ पॉसिबल है। वो झट से उस फ्रूट को उठा लेता है, लेकिन तभी वो फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके पीछे आ खड़ी थी और तभी हमें पता चलता है कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड तो बोलता भी है, वो भी लड़की की वॉइस। तो वो फ्लाइंग स्वॉर्ड लड़की की आवाज में कहती है कि लड़के कहाँ से आया है तू? जल्दी से मेरे हेवनली स्पिरिट अर्थ फ्रूट वापस कर। यूनसाओ को समझ आ जाता है कि इस स्वॉर्ड का कोई मालिक नहीं है। यूनसाओ अपने आप से कहता है कि अगर इसकी मदद मिल जाए तो मैं शायद ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस को हरा सकता हूँ। यूनसाओ उस स्वॉर्ड से कहता है कि सीनियर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काम होने के बाद मैं आपको स्पिरिट मेडिसिन दूंगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, चल मुझे सोने के लिए जगह ढूंढनी है। स्वॉर्ड जाने लगती है पर यूनसाओ पीछे से आवाज देता है कि सीनियर मेरी पूरी बात तो सुनो, और जम करके उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है, उसके सामने एक खूबसूरत लड़की बिंग सियान नजर आती है। स्वॉर्ड गुस्से में लाल हो जाती है। फ्लाइंग स्वॉर्ड कहती है कि अरे क्या चिपकू लड़का है तू, छिचोरे कहीं के, छोड़ो मुझे। इतना नहीं पता लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं छू सकते, छोड़ो। यूनसाओ हैरानी से कहता है कि तुम तो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड हो ना? फ्लाइंग स्वॉर्ड कहती है कि कैसे सीनियर, मैं तो सिर्फ 17 साल की हूँ, तुम मुझे छोड़ रहे हो कि नहीं? लेकिन यूनसाओ तो बड़ा चिपकू निकला। स्वॉर्ड उसे झटका देने लगती है। फ्लाइंग स्वॉर्ड कहती है कि अब मैं तुम्हारा हाथ ही काट देती हूँ। यूनसाओ भी कहता है मैं भी नहीं छोड़ने वाला। फ्लाइंग स्वॉर्ड कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, और वो यूनसाओ को हवा में उड़ाने लगती है। यूनसाओ की तो फटके हाथ में आ जाती है। यूनसाओ कहता है कि पागल लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधा फायर टाइगर पर गिरा देती है। फ्लाइंग स्वॉर्ड कहती है कि अब हम आइंदा कभी नहीं मिलेंगे। यूनसाओ अपने आप को संभाल रहा ही था कि उसके सामने तभी वो टाइगर बीस्ट जोर से दहाड़ता है, और इसी क्लिफ हैंगर के साथ इस एपिसोड का खात्मा हो जाता है।